My name is Meenakshi, and in this lecture, we are going to talk about chapter 1 of Business Studies of class 11, that is Business, Trade, and Commerce. So, we have already covered some of its part in the first lecture, and this one is the second one. And in this lecture, we are going to start with the classification of business activities. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. ठीक है. सो इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है और कॉमर्स में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं. इनके फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे इंडस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और कॉमर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. और इन पार्ट्स के भी सब पार्ट्स हैं. ऐसे देखने में थोड़ा लेंथी लगता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे और लिंक्स सारे जोड़ने स्टार्ट करेंगे तो हमें काफ़ी ईजी लगेगा. ओके. सो हम इंडस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसके सारे पार्ट्स एंड सब पार्ट्स क्लियर करेंगे, देन हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडस्ट्री. सो इन द इंडस्ट्री वी परफॉर्म सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स. ठीक है. इंडस्ट्री के अंदर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो कन्वर्ट करती हैं हमारे रिसोर्सेज को. रिसोर्सेज वो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करती है फाइनल गुड्स में या फिर यूजफुल गुड्स में, या फिर कंज्यूमर्स के लिए जो कंज्यूमर्स की नीड होती है उन गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है हमारे रिसोर्सेज को. ठीक है. उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, और या फिर उनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है. या तो आप क्या करो, प्रोडक्शन करो और प्रोसेस करो गुड्स को, मतलब कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाओ गुड्स को, या फिर आप जानवरों को, एनिमल्स को क्या करो, उनकी ब्रीडिंग करो और उनको पालना, पशुपालन बेसिकली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. और इंडस्ट्री हम उन ग्रुप ऑफ फर्म्स को बोलते हैं जो सिमिलर या फिर रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है ना. ऐसी फर्म्स जो कि सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कर रही है या फिर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको मिला के हम बोल देते हैं कि उनकी एक इंडस्ट्री है. ठीक है ना. लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो कि क्लोथिंग के प्रोडक्शन में लगी है, तो हम उसको क्लोथिंग इंडस्ट्री बोलेंगे. ठीक है. या फिर कोई ग्रुप ऑफ फर्म्स है जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में लगी है, तो हम उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का पार्ट बोलेंगे. ठीक है. सो हमने क्या देखा है कि इंडस्ट्री को ना फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर इनको फर्दर 2 इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड किया जा सकता है. एक तो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और एक है जेनेटिक इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आप क्या करते हो, यू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर एंड यू पुट देम इन प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है ना. सो आप क्या करते हो, सो बेसिकली आप जो हमारे नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर रॉ मटेरियल हैं, उनको आप एक्सट्रैक्ट करते हो, एज इन उनकी ओरिजिनल जो फॉर्म होती है वहाँ से निकाल के, वहाँ से रिमूव करके आप उनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाते हो. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम फार्मिंग और माइनिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं या फिर हम बोले रॉ मटेरियल जो होता है, वो हमें उनकी नेचुरल फॉर्म से उनको क्या करते हैं, रिमूव करके या फिर एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा दिया जाता है. फार्मिंग में भी खेती बाड़ी की जाती है. ठीक है ना. और फिर जो उगाया जाता है उसको या तो फर्दर सेल कर दिया जाता है, या फिर प्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर उसकी हेल्प से कोई और हम प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उस प्रोसेस में लगा दिया जाता है. जेनेटिक इंडस्ट्री में हम ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्यों हम उनको पालते हैं, ताकि उनके फर्दर रिप्रोडक्शन किया जा सके और उनसे मिलने वाला जो मटेरियल है हमें, चाहे अगर हम गाय पाल रहे हैं तो हमें दूध मिल सकता है, अगर हम शीप पाल रहे हैं तो हमें वूल मिल सकता है. तो जो उनसे मिलने वाला हमारा मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा देते हैं. तो ये जो 2 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, एक्सट्रैक्टिव जहाँ पे हम नेचुरल सोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्शन करते हैं, और जेनेटिक इंडस्ट्री जहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करके उनको रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाते हैं और फिर जो उनसे मिलने वाला मटेरियल होता है वो प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं. इन 2 इंडस्ट्रीज को हम प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर रखते हैं. ठीक है ना. सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, चाहे फिर वो हमें एक्सट्रैक्शन के थ्रू वो मटेरियल मिले या फिर ब्रीडिंग के थ्रू वो मटेरियल मिले, लेकिन वो मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है. ठीक है. सो प्राइमरी इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली रॉ मटेरियल से डील करती है. ओके. सो नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, बेसिकली
सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से गुड्स और सर्विसेज मिली है ना, या फिर हम बोले जो रॉ मटेरियल मिला है, उनको हमें ऐसे गुड्स में कन्वर्ट करना है जिनको हम फाइनली कंज्यूम कर सकें। तो चाहे आप प्रोसेस में लगाओ या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूस कर दो, लेकिन आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्राइमरी गुड की हेल्प से फाइनल गुड बनाना होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग से हमें आयरन मिलता है, आयरन की हेल्प से हम स्टील प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक तरीके का फाइनल गुड। या फिर अगर मान लो हमें डायरेक्टली स्टील की जरूरत नहीं है, हमें यूटेंसिल्स की जरूरत है, एज अ कंज्यूमर मुझे यूटेंसिल्स की जरूरत है, तो इस स्टील को फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया जाएगा ताकि वो क्या किसमें कन्वर्ट हो सके, फाइनल गुड में। और वो फाइनल गुड क्या होगा, हमारे स्टील के यूटेंसिल्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे हाउस होल्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सभी को पता है, जो भी बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है ना, ये जिनमें आर्किटेक्चर की जरूरत होती है, ये सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है कि ये जो हमें रॉ मटेरियल मिला है उसको अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाना है, और उन अलग अलग तरीकों से हमें हमारा फिनिश्ड मटेरियल या फिर फाइनल गुड मिलता है। कौन सा अलग अलग तरीकों से, ये हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फर्दर डिवीजन करके पता चलता है कि कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं मैन्युफैक्चर करने के। पहला होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, किसी भी एक मटेरियल को डिफरेंट एलिमेंट्स में सबसे पहले डिवाइड कर दिया जाता है, फिर डिवीजन के बाद उसके हर एक एलिमेंट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे ऑयल रिफाइनरीज में होता है, अलग अलग टाइप के ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। इवन उसमें ऑयल होते हैं, नेचुरल गैसेस होती हैं, और भी बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें, उनको अलग अलग सेपरेट करके उनको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन तैयार करती है, और इन अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग गुड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे सीमेंट होता है हमारा, सीमेंट को अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर, उनको अलग अलग रेशियोज में मिलाकर सीमेंट जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है ना। इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है, इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो मेन वर्ड है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिकली ऐसी इंडस्ट्री होती है जो मल्टीपल स्टेजेस में काम करती है, ठीक है। मल्टीपल स्टेजेस में कैसे, जैसे एग्जांपल जब शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले शुगर केन उगाया जाता है, फिर उनकी कटाई होती है, फिर उनको फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उनका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर जूसेस को फर्दर रिफाइन किया जाता है, ठीक है। और भी मल्टीपल आगे स्टेजेस होते हैं, और फिर फाइनली शुगर बनके तैयार होता है, ठीक है ना। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ना वो मल्टीपल स्टेजेस में काम करती है, पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है एक फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स की हेल्प से हमें क्या मिलता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे टीवी के प्रोडक्शन में ऐसा होता है, कंप्यूटर्स के, रेफ्रिजरेटर्स के, बेसिकली जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके प्रोडक्शन में असेंबलिंग जो है वो मेन पिक्चर में आती है, ठीक है ना। मल्टीपल जो हमारे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को पहले प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उन डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। सिंथेटिकल में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता था, और असेंबलिंग में मल्टीपल पार्ट्स को मिलाया जाता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री तो सबको पता है कि टर्शरी जो है बेसिकली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारी सर्विसेज जो है वो टर्शरी इंडस्ट्री में आती है। सो इंडस्ट्री वाले चार्ट में हमें यही पढ़ना था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है बेसिकली रॉ मटेरियल को, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको फाइनल गुड में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये कन्वर्ट कैसे करती है, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होके। सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री, जो कि या तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो बन जाती है या फिर जेनेटिक इंडस्ट्री बन जाती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उनसे मिलने वाले रॉ मटेरियल को आगे प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। जेनेटिक इंडस्ट्री में बेसिकली ब्रीडिंग होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, ताकि उनको रिप्रोड्यूस करवाया जा सके और उनसे मिलने वाले प्राइमरी गुड को हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। फिर हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में पढ़ा कि प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलने वाले गुड्स जो होते हैं
उनको हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसको प्रोसेस में लगा देते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि ये दो टाइप के होते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है जिसमें डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, जिसमें रॉ मटेरियल्स को अलग अलग तरीक़ों से फाइनल गुड में कन्वर्ट किया जाता है। वो अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, हमारा फाइनल मटेरियल होता है उसके अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करके एनालाइज किया जाता है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बना के एक फाइनल गुड तैयार करते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, मल्टीपल स्टेजेस में या फिर मल्टीपल स्टेप्स में काम किया जाता है, ठीक है ना, और मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें हमारा फाइनल गुड मिलता है। और असेंबलिंग इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल गुड तैयार करते हैं। ओके, तो इतना चार्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है कॉमर्स के बारे में। ओके, सो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स जो है एक लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में। इंडस्ट्री में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रोडक्शन होनी है, किस तरीके से किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगाया जाएगा, वो सब हमने इंडस्ट्री में देखा था। कॉमर्स में हम देखते हैं कि अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, बन के तैयार हो चुका है, उसको किस तरीके से बेचा जाएगा, उसको किस तरीके से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये हम कॉमर्स के अंडर करते हैं, ठीक है ना। सो कॉमर्स का काम ये होता है कि वो मेक श्योर करें कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो फ्रीली फ्लो कर रहे हैं, मतलब जहाँ तक उन्हें जाना चाहिए, जो उनका अल्टीमेट कंज्यूमर है वहाँ तक वो इजीली पहुँच रहे हैं, कोई बीच में रुकावट नहीं आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल या फिर हिंड्रेंस नहीं अगर हो रहा है, ठीक है ना, और अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसको रिमूव किया जाए। सो कॉमर्स को समझने के लिए हमें उसके फर्दर डिवीजन को समझना होगा। कॉमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, जो कि इंडस्ट्री ने तैयार किया है, उसको खरीदना और उसको बेचना, एक्सचेंज करना, उसको ट्रांसफ़र करना, एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करना या फिर उसको उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये ट्रेड का काम होता है, ठीक है। कोई भी जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन इसीलिए करता है ताकि वो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक उसको पहुंचा सके, ठीक है। सो ट्रेड का काम यही होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उसको उसके कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आजकल जो है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, पूरे देश में प्रोडक्शन का जो सामान होता है वो भेजा जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो खुद जाके डायरेक्टली जाके जो है कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। ऐसे में जो है हमें ट्रेड को फर्दर डिवाइड करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि किस तरीके से उस फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। सो ट्रेड को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड तब कहलाता है जब आप अपनी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर एक्सचेंज करते हो अपने गुड्स को, ठीक है, मतलब अपने ही देश में, आप अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हो और अपने ही देश में बेच रहे हो, तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इंटरनल ट्रेड आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, होलसेल और रिटेल। होलसेल सिंगल यूनिट्स में डील नहीं करता, होलसेल जो है बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में डील करता है। रिटेल जो है कंपैरेटिवली कम क्वांटिटीज़ में डील करता है, इवन सिंगल यूनिट्स को भी खरीदा और बेचा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे कि इंटरनल ट्रेड में हमने पढ़ा कि हम अपनी कंट्री से ही डील करते हैं, कंट्री में ही प्रोड्यूस करते हैं और कंट्री में ही बेचते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में हम प्रोड्यूस तो अपनी कंट्री में करते हैं लेकिन बेचते बाहर हैं, या फिर प्रोडक्शन बाहर होगी और खरीदेंगे हम, ऐसे ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब भी फॉरेन ट्रेड किया जाता है, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। एक्सटर्नल ट्रेड को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। अब इंपोर्ट तो सभी को पता है, जब हम बाहर का कोई सामान, ऐसा सामान जो बाहर जिसकी प्रोडक्शन बाहर हुई है, उसको हमारी कंट्री खरीदेगी, तो हम ऐसे ट्रेड को इंपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। वहीं अब दूसरी तरफ अगर हमारी कंट्री में किसी पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस किया गया और वो बाहर की कंट्री में बेचा जा रहा है, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ये दोनों तो ईजी हैं, ये सभी ने सुने होते हैं। लेकिन जो थर्ड है एंट्रीपोर्ट, वो क्या होता है? एंट्रीपोर्ट एक ऐसा ट्रेड सिस्टम होता है जहाँ पे आप इंटरमीडियरी का काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया जो है
यूएस से कोई सामान खरीदता है और उस सामान को फ्रांस को बेच देता है, इसको एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। आप एक कंट्री से सामान इंपोर्ट करोगे और फिर अपना मार्जिन, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, उससे ऐड करके किसी दूसरे कंट्री को बेच दोगे, ठीक है, उसको एंट्रीपोर्ट बोला जाता है। सो ट्रेड में हमने देख लिया इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ऐसी एक्टिविटीज़ को बोला जाता है जो ट्रेडिंग प्रोसेस को ईजी बनाती है, सपोर्ट करती है, ट्रेडिंग को एफिशिएंटली होने में हेल्प करती है, ठीक है ना। सो एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड और एक्टिविटीज़ प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल, ठीक है ना। ऐसी एक्टिविटीज़ जो सपोर्ट करती है ट्रेड के प्रोसेस, ट्रेडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोला जाता है। किसी भी बिजनेस को अपना ट्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए अलग अलग हिंड्रेंस को पार करना पड़ता है, ठीक है ना। बीच में कुछ रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को क्लियर करना पड़ता है, उनका सोल्यूशन निकालना पड़ता है, तभी उनका ट्रेडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ है जो ट्रेडिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करती है। सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम सभी जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में जो भी हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ रहते हैं उसी एरिया में वो प्रोड्यूस हुए हों। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन जो है वो असम में होता है, ठीक, लेकिन उसके कंज्यूमर जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया जो है फैले हुए हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया भी होते हैं बहुत सारे लोग जो कि टी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो मेनली और मोस्टली हमें असम में मिलती है, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करना जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह जो लोकेशन हमारा जो होता है वो हमारा एज अ हिंड्रेंस काम करता है। तो जैसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं, हमारा ये जो लोकेशन वाला इशू है ये सॉल्व हो जाता है। ऐसे में हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो फैक्ट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वो किसी भी एरिया में हो, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में हो, हम उसको अलग अलग जगह उसके अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, ठीक है ना। ठीक है, जैसे टी के लिए हम असम को बोलते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं टी की वो असम में सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे जो शुगर मिल्स हैं वो यूपी में सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, फिर चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, ठीक है ना, किसी भी तरीके से जो है उनको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे ही कई बार रॉ मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर सके। सेम इज द केस विद कम्युनिकेशन एज वेल। कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है। जो कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। चाहे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, चाहे प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो रिटेलर्स के बीच में, होलसेलर्स के बीच में, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, इवन जो कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच में जो है बैलेंस रहता है, इंफॉर्मेशन सबको इजीली अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है ना। ये टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, ये सारे कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो इशू आता है वो होता है बैंकिंग और फाइनेंस का, ठीक है। सो बैंकिंग और फाइनेंस का क्या इशू होता है, देखो यहाँ पे हिंड्रेंस होता है कि सभी के पास, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम उनको जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो खरीदने होते हैं, असेट्स खरीदने होते हैं, तो उनमें और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके लिए उन्हें पहले पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद उनको काफ़ी समय बाद रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये जो फंड्स की दिक्कत है, ये जो फाइनेंसेस की दिक्कत है, जो भी उन्हें पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो ये वाला जो हिंड्रेंस है ये कौन क्लियर करता है, हमारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज क्लियर करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। तो किसी भी स्केल का बिजनेस हो, हर टाइप के बिजनेस में जो है रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। कोई भी जो बिजनेस है वो बिना रिस्क के नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उस रिस्क के अगेंस्ट हमें कुछ सिक्योरिटी मिले, ठीक है ना। ये किसी भी तरीके का रिस्क हो सकता है, ये फायर से रिलेटेड हो सकता है, चोरी से रिलेटेड हो सकता है, कोई बिट्रेयल कर दे उससे रिलेटेड हो सकता है, ये ह्यूमन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे आपकी कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड, कभी कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं उसके रिलेटेड हो सकता है, उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई रिस्क हो सकता है।
ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट भी जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड रिस्क जो है वो एक हर एक बिजनेस को फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए उनके अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ चुके हैं जो प्रोडक्शन यूनिट्स जहाँ पे हमारी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे हमारे कंज्यूमर्स भी हों, हमारे कंज्यूमर्स जो है वो अलग अलग जगहों पे फैले होते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मान किसी बिजनेसमैन ने या फिर किसी प्रोड्यूसर ने आज की डेट में अगर कुछ सामान प्रोड्यूस किया है तो आज ही सारे कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लें, ठीक है ना। अगर इस मंथ में कोई चीज़ प्रोड्यूस की गई है तो हो सकता है कि वो 5 मंथ्स के बाद या फिर 6 मंथ्स के बाद या फिर 1 साल बाद कंज्यूम की जाए। जिस टाइम प्रोडक्शन किया जा रहा है और जिस टाइम उस प्रोड्यूस गुड को कंज्यूम किया जाएगा उसमें गैप होता है, ठीक। तो हमारे जो गुड्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं, वो डैमेज ना हो जाए इसके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। और इन सारी अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं कि उन्हें वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े, जब भी इन गुड्स को कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। वेयर हाउसिंग जो है सिर्फ स्टोरेज में ही हेल्प नहीं करती है, इसकी वजह से जो है प्राइजेस में भी जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस को रोका जाता है, डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है उसको बैलेंस किया जाता है, प्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। और जब डिमांड होती है उस प्रोडक्ट की तो इमीडिएट सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, जब डिमांड होती है उसी समय सप्लाई होती है और कंज्यूमर्स को उनकी जो रिक्वायरमेंट का सामान है वो सही समय पर मिल जाता है, ठीक है। सो वेयर हाउसिंग जो है हमारी स्टोरेज और टाइम से रिलेटेड जो हमारा इशू होता है उसको सॉल्व कर देते हैं, उस हिंड्रेंस को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग देखो, प्रमोशन जो हम करते हैं हमारे गुड्स और सर्विसेज का वो एडवर्टाइजिंग कहलाती है। अब कोई भी प्रोड्यूसर या फिर कोई भी कंज्यूमर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए, ठीक है ना। हमें हमारे और एज अ प्रोड्यूसर हमें हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स शेयर करने होते हैं, उसके प्राइजेस शेयर करने होते हैं, उसके उनकी स्पेशलिटी शेयर करनी होती है। ये सारे काम जो है हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, अपने गुड को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो हमारे गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करके उनको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। सो इस तरीके से ये जो 5 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ये जो 5 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हैं, ये हेल्प करती है हमारे ट्रेडिंग प्रोसेस को ईज आउट करने में। ये मेक श्योर करती है कि हमारा ट्रेडिंग का प्रोसेस जो है पूरी अच्छी तरीके से इफेक्टिवली जो है वो कंप्लीट हो सके। ओके, तो यहाँ पे हम इंडस्ट्री वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कॉमर्स वाले पार्ट को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। कॉमर्स में हमने पढ़ा कि 2 टाइप से डिवीजन हो रखा है, एक तो ट्रेड है और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ट्रेड में हम क्या करते हैं, हमारा जो फाइनल गुड हमें हमारी इंडस्ट्रीज से मिलता है उस फाइनल गुड को हम एक्सचेंज करते हैं, उसको सेल करते हैं फर्दर, ठीक है ना, उनका ट्रांसफर करते हैं। और ट्रेड में जो हेल्प करती हैं एक्टिविटीज उनको हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप से डिवीजन हो रखा है, एक तो होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड तब होता है जब हम अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन भी करते हैं और उसी के अंदर हम अपने प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को जो है वो सेल भी करते हैं, उनको ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्दर 2 डिवीजन है, होलसेल और रिटेल। होलसेल में क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिस क्वांटिटी में हम अपना प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज करते हैं वो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। रिटेल में ऐसा कुछ नहीं होता, रिटेल में आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उतने यूनिट खरीद और बेच सकते हैं। दूसरी तरफ है एक्सटर्नल ट्रेड, जहाँ पे हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट करना, बाहर के प्रोड्यूस गुड्स को अपनी कंट्री में लाना इंपोर्ट करना होता है, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस गुड बाहर की कंट्रीज के साथ बेचना, उनके साथ ट्रेडिंग करना एक्सपोर्ट होता है। और एंट्री पोर्ट हमने क्या बोला, जहाँ पे हम इंटरमीडियरी का काम करते हैं, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को और फिर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सारी ट्रेड की एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो और एक्सटर्नल ट्रेड हो, इनको कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। वो सर्विसेज ये मेक श्योर करती हैं कि ये जो ट्रेड है ये बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, और उन सर्विसेज को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इनको 5 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस,
बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आई होप अब ये पूरा चार्ट हमें अच्छे से क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। कोई भी बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर गोल के साथ काम करता है, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उनके बदले उनको कुछ रिटर्न मिले, रिवॉर्ड मिले, और ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की वजह से जो है ना हमें अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का मौका मिलता है। ठीक है, हम अपने कोई गोल सेट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या हम उस गोल को अचीव कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किन रीजंस की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस सही डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं जा रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का जो है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि यार बिजनेस वाले सारे जो लोग हैं वो प्रॉफिट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। इवन बिजनेस की जो डेफिनेशन है उसमें भी प्रॉफिट अर्निंग को स्पेशल मेंशन किया गया है। क्यों प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि उसे हम एज अ ऑब्जेक्टिव क्यों मेंशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। अब कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो उसको कोई सैलरी या फिर कोई वेजेस तो मिलते नहीं है, तो प्रॉफिट जो है उसकी इनकम का सोर्स होता है। इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेसमैन के लिए। सेकेंडली, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, ये क्या होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस को बैंकिंग और फाइनेंस की जो है फैसिलिटीज वो इजीली अवेलेबल हो, तो फाइनेंस की तरह काम करता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रॉफिट की हेल्प से क्या करता है, कोई भी बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करता है, और उसके एक्सपेंशन के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो किससे खरीदता है? अपने प्रॉफिट से खरीदता है। नेक्स्ट है इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। और इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। अगर कोई बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है, इसी वजह से वो प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। ठीक है ना, और अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है इट कैन बी टेकन एज द सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, इसका मतलब सोसाइटी जो है आपके बनाए हुए गुड को यूटिलाइज कर रही है, खरीद रही है। जब आपका गुड जो है वो बिक रहा है तभी तो आपको प्रॉफिट हो पा रहा है। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा हम ये बोल सकते हैं कि जो जनरल पब्लिक है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिल रही है। और लास्ट है इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है ना, कोई भी इंटरप्राइज जो है उसकी रेपुटेशन बढ़ती है जब उसका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का भी प्रॉफिट तभी बढ़ेगा ना जब लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। और लोगों को कैसे प्रोडक्ट पसंद आते हैं? जिनके प्राइसेस रीजनेबल हो या फिर जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है आपकी बिजनेस की रेपुटेशन भी बिल्ड होती है, और इन सारे रीजंस की वजह से हम बोलते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग जो है किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या सिर्फ प्रॉफिट से, जो कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्या सिर्फ उससे किसी बिजनेस का काम चल सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देने लग जाएंगे तो आप अपनी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे। ठीक है ना, आप अपने कस्टमर्स को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और उससे क्या होगा, आप फिर लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि प्रॉफिट अर्न भी ना कर पाए। ठीक है ना, ये मेक श्योर करने के लिए कि भाई हमारा बिजनेस सरवाइव करे, प्रॉस्पर करे, इसके लिए जरूरी है बैलेंस बिठाना, अपने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सेट करना और उनके बीच में बैलेंस बिठाना, ताकि हम क्या कर सके, अपने बिजनेस में सरवाइव भी कर सके और ग्रो भी कर सके। ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं प्रॉफिट अर्निंग के अलावा? और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिजनेस को माइंड में रखने चाहिए? These are those objectives. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए बिजनेस का वो है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है आप मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं, आप अपने कंपेटिटर के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज लाना या फिर नए तरीके से, नए मेथड, किसी काम को करने के नए मेथड्स को इन्वेंट करना, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है ना, पुराने तरीकों में कुछ ऐसा बदलाव लाना जिससे नए तरीके से काम किया जा सके और काम जो है इजी हो जाए या फिर और एफिशिएंटली होने लग जाए, उनको हम बोलते हैं इनोवेट करना। ठीक है,
तो इनोवेशन भी बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। तो स्किल्स को, नई नई स्किल्स को इनोवेट करना, नई नई एक्टिविटीज़ को इनोवेट करना, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो और एफिशिएंटली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब, देखो प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी एफिशिएंसी से। देखो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, आप जो है अपने आउटपुट और अपने इनपुट्स को कंपेयर करते हो, दोनों के रिलेशंस को देखते हो और देखते हो कि आप कितनी एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज को जो है बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हो और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हो। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है तो इसका मतलब है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हमें मेक श्योर करवाती है कि हम एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मैनेजर्स हायर करती है, ठीक है ना, और मैनेजर्स का काम होता है जो हमारे बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है ना, मेक श्योर करना कि सारी एक्टिविटीज जो है अच्छे से हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम मेक श्योर करें कि हमारे मैनेजर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी तो वो आगे मेक श्योर कर पाएंगे कि अच्छे से काम हो रहा है। तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को देखना और उनकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब आपके मैनेजर्स डेवलप करेंगे, जब आप उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से और अच्छे से निखार पाएंगे, तभी वो आगे अपने जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की हेल्प से अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई भी जो बिजनेस है वो सोसाइटी के जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, जो हमें सोसाइटी से रिसोर्सेज मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करके हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को करते हैं। तो इसके बदले हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि हम सोसाइटी को वापस पे बैक करें। ठीक है ना, जब सोसाइटी को हमारी जरूरत होती है तो हमें उनको वापस पे बैक करना चाहिए। किस तरीके से कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं अपनी सोसाइटी को, और रीजनेबल प्राइजेस में हम अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते हैं मार्केट में, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा के, हमारी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी तो उनके घरों में इनकम जाएगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी भी बिजनेसमैन की ऑब्लिगेशन होती है कि वो सोसाइटी के टुवर्ड्स अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी करे। नेक्स्ट है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब देखो जो वर्कर हैं जो कि मैनेजर के अंडर काम करते हैं, तो मैनेजर की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट जितनी ज़रूरी है उतनी ही वर्कर्स की परफॉर्मेंस, उनका एटीट्यूड ज़रूरी है। अगर वर्कर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तभी जाके वो क्या कर पाएंगे, हमारे जो भी हम आउटपुट चाहते हैं, हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हम अचीव कर पाएंगे। अगर वर्कर्स ही नहीं काम करना चाहते या फिर उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस को और उनके एटीट्यूड को हम अपना ऑब्जेक्टिव मान के उसकी तरफ फिर फोकस करें। ठीक है, और हमें जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस लेने चाहिए उनको ठीक करने के लिए वो हम कर सकें। नेक्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि प्रॉफिट अर्न करना क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, मशीनरी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि जो हमने अभी बात की थी कि फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लोन की ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनको जो भी उनके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में हो, वो अक्वायर करें उनको टाइम से, और अक्वायर करने के बाद उनको जो है एफिशिएंटली यूज करना है, उनको जो है बेस्ट पॉसिबल वे में हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। तो ये हमारे 8 बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स थे जो किसी भी बिजनेसमैन को ध्यान में रखने पड़ते हैं। सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग पे नहीं ध्यान दे सकते, प्रॉफिट अर्निंग हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन बाकी हमारे जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म कर पाएं। So this was it for today's lecture. I hope everything is clear to all of you. If you have liked this video, please make sure you hit the like button, you subscribe to this channel and share this with your friends as much as you can. Thank you, and I'll meet you in the third part of this series. Okay, bye.